बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। आज हम लेक्चर नंबर 36 सेकंड ईयर उसमें वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले देखें वेक्टर्स। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स। वेक्टर के अंदर तीन चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, सुटेबल यूनिट और डायरेक्शन। जो स्केलर है इसके अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सूटेबल यूनिट की जरूरत होती है, उन्हें कहते हैं वेक्टर। जिनके लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड की और साथ कोई सूटेबल यूनिट की। विदाउट डायरेक्शन जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कहते हैं स्केलर्स। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, ये नीचे इनकी एग्जांपल्स इनकी दी हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, इसके अंदर इसको ये कर लें, इसको मोमेंटम कर लें, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। या फोर्स कर लें, ये टाइम, मैस, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी स्केलर की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, हम उनको ज्योमेट्रिक तरह ड्रॉ करते हैं वेक्टर्स को। वो एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है, उसकी लेंथ को शो करते हैं बाय एन एरो, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक उसका टर्मिनल पॉइंट होता है या फाइनल पॉइंट होता है। वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट जाता है, और इसको इस तरह लिख देते हैं वेक्टर ओ पी। और एक उसका होता है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी, वेक्टर्स को किसी सिंबल से हम डिनोट करते हैं। सपोज करें वेक्टर को ओ ए लिख लें, ऐसे वेक्टर को ओ ए लिख लें, वेक्टर कोई लेटर लिखे उसके ऊपर एरो बना दें। अच्छा, ओ ए एरो ऊपर बना दें या इस तरह नीचे लाइन लगा दें तब भी वेक्टर है। एरो आर के ऊपर बना दें, आर के नीचे बना दें तब भी वेक्टर है। या वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से लिख दें। ये देखिए, ये वाला आर इन सब से बोल्ड किया हुआ है। ऊपर अगर एरो नहीं बनानी, इनको आप बोल्ड लेटर से भी इनको आप लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, इसको वेक्टर्स क्या चीजें, इनको रिप्रेजेंट करने के ये दो मेथड है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा देखें बच्चों, ये यहां पर लिखा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर एक पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट चेंज करने से ये वेक्टर बन जाता है। ये वेक्टर ओ पी, पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज एट द ओरिजिन। वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट की तरफ जाता है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी पोजीशन को बताता है पॉइंट की। इसे इस तरह ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जाए, या स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें तो यहाँ इस तरह आई जे के भी साथ लिखे जाते हैं। ये ओ फॉर ओरिजिन है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर और देखनी है, अगर पॉइंट लिखा हुआ है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। जबकि वेक्टर के ये कंपोनेंट्स है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है। वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड वेक्टर की या नॉर्म, मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, जिस तरह मर्जी इसको कह लें। किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, नॉर्म से क्या मुराद है, वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू से क्या मुराद है, या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है। अगर P एक पॉइंट है, एक्स वाई जेड, इस तरह ये पॉइंट है, देखिए ये कोई पॉइंट है, तो अब ने उसका पोजीशन वेक्टर बनाया है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। अब इसके हमने मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड करनी है या नॉर्म इसकी फाइंड करनी है। आपने नॉर्म मींस दोनों तरफ आपने मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया। ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इस तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके, जितने वेक्टर के कंपोनेंट दो दिए हो, एक दिया हो, तीन दिए हो, उनका स्क्वायर करके सम करके होल अंडर रूट लगा ले। अब इस मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर एक यू एक वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसकी मैग्नीट्यूड ये होती है एक्स के प्लस वाई प्लस जेड स्केयर होल अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये हम जानते हैं। अच्छा, फर्ज करें यहां पर के, कोई भी के एक स्केलर है, तो नंबर वन, ये बात आपने याद की, फॉर एनी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यू, उस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव होगी फॉर एनी वेक्टर यू। यहां पर आएगा फॉर एनी वेक्टर यू। जब इन जनरल वेक्टर की बात करेंगे, या तो उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी और या पॉजिटिव होगी, दोनों में से एक होगी। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती। ये यहां दूसरा लिखा है, मैग्नीट्यूड एक सूरत में जीरो हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर यू जो है वो जीरो वेक्टर हो।
अगर वेक्टर u जीरो वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड जीरो, अगर मैग्नीट्यूड जीरो आएगी तो वेक्टर u नल वेक्टर होगा, ये जीरो वेक्टर होगा। ये वाला अच्छा, ये है फॉर नॉन जीरो वेक्टर। इसके बल्कि ऐसे लिख लेना चाहिए फॉर, अगर ये आ जाए सपोज करिए इस तरह आ जाता है फॉर नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर। अच्छा, अगर वेक्टर जीरो नहीं है फिर क्या होगा, फिर मैग्नीट्यूड उसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, फिर खाली पॉजिटिव आ जाएगी मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर जीरो है तो फिर तो उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। फॉर नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ u इज पॉजिटिव। एक और चीज देखें, वेक्टर की और उसके नेगेटिव वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है, यानी अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक चीज और देखें कि अगर एक किसी कांस्टेंट को वेक्टर u से मल्टीप्लाई किया गया तो वो कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगी, मोड अलग हो जाएगा, u के अलग। अच्छा, कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड से मुराद है वो वैल्यू उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। सपोज करें, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक वेक्टर है u, वो वेक्टर है 3i प्लस 3j प्लस 3k, यानी इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ये देखिए, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये मैंने 3 कॉमन लिया, ये वेक्टर बन गया। जब आपने इसकी मैग्नीट्यूड इसकी लेनी है तो ये 3 पर मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगी और उसकी मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों इसका स्केल, वो 3 हो जाएगी। मोड इसलिए लगाती है कि अगर फर्ज करें यहाँ पर -3 भी होता, सपोज करें ये -3 भी होता, जब कॉमन लेते ये क्या बन जाता है, यहाँ माइनस, नेगेटिव नंबर की भी मैग्नीट्यूड +3 होती है, तो वो सेम इसकी आती है। अगर यहाँ पर ऐसे भी आता है इसकी मैग्नीट्यूड 3 आनी है। आप इसको डायरेक्ट इसकी मैग्नीट्यूड ले लें या ऐसे -3 कॉमन लेके बाद में आप मैग्नीट्यूड ले लें, आंसर सेम आएगा। देखिए उसकी मैग्नीट्यूड इस तरह आ गई। अगर लैम्डा पॉजिटिव है, देख रहे ये तो इस तरह भी आ सकता है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो अगर कोई नंबर मल्टीपल पॉजिटिव हो वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ आपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है। दूसरी बात देखें, ये जो आई जे के होते हैं इन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट वेक्टर, ये स्टैंडर्ड बेस यूनिट वेक्टर होते हैं। आई की वैल्यू होती है 1 0, ये पॉइंट नोट में आपने याद रखनी है, 1 0 0 0 जे यूनिट वेक्टर। ये होता है पहला जो आई यूनिट वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है। ये जे यूनिट वेक्टर 0 1 0 ये वाई एक्सिस लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, ये जेड एक्सिस लॉन्ग होता है। इसी तरह अगर -i की बात करूंगा वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ चला जाएगा, अगर -j की बात करूंगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा, अगर इसी तरह -k की बात करूंगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ चला जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट आपने याद रखें कि ये पॉइंट भी आपने जेहन में रखना है, ये दूसरा पॉइंट भी कि वेक्टर ऐसे आई जे के की फॉर्म में लिख लें या इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता गया है, वेक्टर को जिस तरीके से मर्जी लिखा जा सकता है। ऐसे अगर आई जे के लगाएंगे तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो फिर आई जे के नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट देखें, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये जो 7 यूनिट वेक्टर लिखा है ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो ये अभी इसको हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो अगर हम यहाँ से मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल लूँ, यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यहाँ से। तो ये जो यूनिट वेक्टर है बेसिकली ये डायरेक्शन को शो करता है। तो ये अगर आ जाए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तब भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर, तब भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर कह लें या डायरेक्शन कह लें, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। तो स्टूडेंट चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा देखें, इसके लिए पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर, इनके लिए कंडीशन सेम होती है। दो वेक्टर पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। कब कोलिनियर होंगे, अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, अगर एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल तौर पे लिखा जा सके। ये जो मल्टीपल होने वाला स्केलर है, नंबर है, ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा। अच्छा, जीरो के अलावा तो दो तरह के नंबर है। अगर ये मल्टीपल होने वाले कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, ए और बी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी फिर ये क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने वाले पे डिपेंड करता है। अगर एक वेक्टर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो दूसरे के बराबर आ जाएगा, तो दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ए इसी तरह पॉजिटिव साइन होगा तो वो ए और बी की डायरेक्शन सेम होगी। एक और देखें पॉइंट इसमें देखें, अगर एक वेक्टर ए इस तरह लिखा हुआ है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर दिखे हमें, ए और बी अगर पैरेलल है तो इनके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स की रेशियो है ये सेम होगी।
x1 ओवर x2, y1 ओवर y2, z1 ओवर z2। तो पैरेलल वेक्टर की एक कंडीशन आपको ये दे दी, दूसरी कंडीशन आपको पैरेलल वेक्टर की ये बता दी, एक और भी होती है कंडीशन, लेकिन वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पढ़नी थी। अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर होंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के बराबर होता है, ये भी है। तो ये एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन पैरेलल वेक्टर के लिए, ये तीसरी कंडीशन पैरेलल वेक्टर के लिए। तो वेक्टर तब पैरेलल होंगे, ये तीनों कंडीशन उसको सेटिस्फाई करती है। अब रिमेनिंग पार्ट के लिए स्टूडेंट चलते हैं वापस बोर्ड 1 पे। अब स्टूडेंट देखें, एमसीक्यू देखें, फाइंड द ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी कोई कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वेक्टर एक ये गिवन है और ये वाला वेक्टर गिवन है, ये पैरेलल है, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, हमने इसकी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। ये वाला हम एमसीक्यू करेंगे, इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको पैरेलल वेक्टर्स के अंदर डेफिनेशन बताते वक्त 3 इसके पॉइंट्स बताए थे। अगर वेक्टर कंपोनेंट्स में दिए हों तो इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स की रेशियो सेम होती है। यानी ये देखिए ए बी और -2, ये तीनों कंपोनेंट्स ऊपर लिख लें। इसको हम इस तरीके से करेंगे, पहले वेक्टर के ये कंपोनेंट्स लिख लिए, इसी तरह दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्टिव कंपोनेंट से डिवाइड कर दें। एक्स कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, वाई कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे और जेड कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ a/3, इसका मतलब है a/3, ये किसके बराबर आ गया? -1/2 के बराबर, और a की वैल्यू आ गई -3/2, और b की वैल्यू यहाँ के आ जाएगी। जैसे देखिए b की वैल्यू -b, ये b/-b, इधर -1/2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और b की वैल्यू आ गई 1/2। यानी अगर इसका आंसर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी a और b की पूछी है, तो a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू 1/2, ये इस तरह ऑप्शन बन जाया करेगी। आपको ये समझाया है कि जब भी ऐसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में पैरेलल वेक्टर के बारे में एक कांस्टेंट या दो कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाए, आपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देना है। ऐसे ही डिवाइड करेंगे, रेशियो बराबर होगी। पहले को भी इसको जो कांस्टेंट है उसके बराबर रख लें, ये जो दूसरा है उसको भी इसके बराबर रख लें, इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, विच वन इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स को होल्ड करती है, ये करेक्ट है। वेक्टर ये ऑप्शन बी, यू वेक्टर दिया हुआ है प्लस वी प्लस डब्ल्यू वेक्टर एक ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, यहाँ राइट हैंड साइड पे इन दोनों वेक्टर को पहले ऐड किया गया, यू प्लस वी ब्रैकेट में आ गया, डब्ल्यू उससे बाहर आ गया। जब ऐसे ब्रैकेट आखिरी दो पे लग जाए या पहले दो पे लग जाए, इस तरह इन्हें कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ये भी करेक्ट है। u क्रॉस v इज नॉट इक्वल टू v क्रॉस u, ये भी ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव नहीं होती, नॉन कॉम्पिटेटिव होती है। अब ये रहेगी, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो किस वजह से इनकरेक्ट है? देखिए u v w 3 वेक्टर्स लिखे हुए हैं, वेक्टर्स के दरमियान डॉट या क्रॉस लगाना जरूरी है, तब तक वेक्टर को हमें डिफाइन नहीं कर सकते उसकी प्रोडक्ट जब तक दरमियान में डॉट या क्रॉस नहीं आएगा। ये मीनिंगलेस चीज है, वेक्टर के दरमियान ना डॉट है ना क्रॉस है, इसलिए ये ऑप्शन, इस एमसीक्यू के ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अब देखिए स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइंस। इनके पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फिर इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, फिर एंड पे इसके एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा देखिए, लेट अगर आर एक वेक्टर है स्पेस के अंदर, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड, बी आर नॉन जीरो वेक्टर इन स्पेस, 3 डायमेंशन में है ये वेक्टर। Then the angles alpha, beta and gamma are called the direction angles of R positively measured by R। जो वेक्टर, देखिए एक वेक्टर है R, वो कह रहा है जितना एंगल वो x एक्सिस से बना रहा है, जितना एंगल वो y एक्सिस से बना रहा है, जितना उसका z एक्सिस से एंगल बन रहा है, इसको अगर पॉजिटिवली करें मींस को मेजर करें, तो इन एंगल्स को कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इनके साथ कॉस लगा देते हैं जब, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स और कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ये देखिए, ये आर पॉजिटिवली मेजर्ड एक्सिस, इनके आर को इसके साथ मेजर किया जाता है। ये जो कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गैमा है, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमें वेक्टर गिवन होगा, एक्स कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया। वाई कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। जेड कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये उसका थर्ड डायरेक्शन कोसाइन आ गया। डायरेक्शन कोसाइन तादाद में 3 होते हैं। अगर हमें वेक्टर 2 डायमेंशन में दिया हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली उसका जो होगा वो 0 होगा डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन कोसाइंस 2 नहीं होते, ये 3 होते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि इसके अंदर ये जो अल्फा बीटा गैमा ये जो डायरेक्शन एंगल्स हैं इनकी रेंज 0 और पाई के दरमियान होती है। आपने इन जनरल बात याद रख ली, वेक्टर्स के अंदर एंगल की रेंज 0 और पाई के दरमियान ही होती है। नेक्स्ट देखें, द नंबर्स कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गैमा और कॉल्ड, ये जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। और एक और पॉइंट देखें इससे इसके बाद, ये अगर एक यूनिट वेक्टर लिखा हो इस तरह, जैसे आर यूनिट वेक्टर है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं ये भी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम और एन, यहाँ पर ये भी डायरेक्शन कोसाइंस है। यूनिट वेक्टर के लिखा हो जो आई जे के कोफिशिएंट हो गए वो भी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं इन मजीद इसके पॉइंट्स देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा, ये देखें, अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो आपने एक रिजल्ट ये याद रखना है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। लेकिन अगर इसी को चेंज करें, अगर मैं, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से हम एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा ये 2 के बराबर होता है। अगर ये कैसे आया, कोस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इस तरह इनको लिखे आप इसके अंदर इनको डिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी डिडक्शन ये दोनों इसी से हो जाती हैं। ये वाला जो हमें रिजल्ट ये गिवन है। अब देखें ना, कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू गैमा किसके बराबर आ जाता है? -1 के। वो भी इसी से ही बन जाता है। चूंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस टू अल्फा, फिर 1 प्लस कोस टू बीटा ओवर 2, फिर 1 प्लस कोस टू गैमा ओवर 2। ये इस तरह लिख के इनके डबल एंगल फार्मूला लगा के अब इसके थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस टू अल्फा 1 प्लस कोस टू बीटा और 1 प्लस, ये इधर थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू गैमा इधर रह जाएगा 1 प्लस 1 2 और 1 3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये -1 के बराबर आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन, अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन कोसाइन दो, उसके तीनों रिजल्ट्स आपने ये याद रखने हैं, ठीक है? ये तीनों आइडेंटिटी उसके लिए। अब देखें इसके बाद एमसीक्यू, एक वेक्टर दिया हुआ है उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो अभी मैंने पिछले बोर्ड पे आपको ये समझाया, डायरेक्शन कोसाइन अगर वेक्टर गिवन हो, एक्स कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, वाई कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। आप सबसे पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें, इसकी मैग्नीट्यूड इसकी कितनी इसकी आएगी? देखिए 3 का स्क्वायर करें, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस के, इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो वो तो आ जाएगी 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आ गई अंडर 11। तो वो इसमें देखें ये तो सबके अंदर अंडर 11 दिया हुआ है। अब इस अंडर 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा, पहला आएगा 3 ओवर अंडर 11, फिर माइनस वाई कंपोनेंट -1 है, -1 अंडर 11 और जेड कंपोनेंट है 1 ओवर 11। ये इसके 3 डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। देखें ये 3 इसके, और ये 3 ओवर अंडर 11 -1 ओवर अंडर 11 और तीसरा है 1 ओवर अंडर 11, ये इसके अंदर गिवन है। अच्छा बच्चे देखें, अब ये बी ऑप्शन भी यही है, 3 ओवर अंडर 11 -1 ओवर अंडर 11 और ये 1 ओवर अंडर 11, वो भी यही, लेकिन उसके साथ आई जे के लिखा हुआ है, वो वेक्टर्स बन गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस नंबर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन सी आएगी, ऑप्शन बी इसकी नहीं आएगी। दो बातें फिर दोबारा सुन लें, अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इनके साथ अगर मैं आई जे के लगा दूं, ये वेक्टर बन जाएगा। ये कौन सा वेक्टर बनेगा? यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर है कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर बनाए तो वो यूनिट वेक्टर बनता है, ठीक है? इसी तरह अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अब ये एक एमसीक्यू देखें, अ वेक्टर हैज इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद ओ एक्स, उस वेक्टर की एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है एंड विद वाई एक्सिस, ओ वाई के साथ 60 डिग्री है, तो उसकी हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, जेड एक्सिस के साथ कितनी होगी? यानी अल्फा की वैल्यू दी है, जो एक्स एक्सिस है वो अल्फा है 45 है, वाई एक्सिस बीटा दिया हुआ है। हम ये रिलेशन लगाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू ये दी है 45 प्लस कोस स्क्वायर बीटा वो भी 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर, कोस 45 1 ओवर अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाता है, ये होता है 1 ओवर 2, इसका स्क्वायर आ गया, और कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये 1/2 प्लस 1/4, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर गैमा आ जाएगा 1 - 1/2 - 1/4, अगर इसका एलसीएम ले 4 आएगा,
4 -2 -1, यानी कोस स्क्वायर गैमा किसके बराबर आ गया? इसमें देखें, कोस स्क्वायर गैमा आ गया 1/2 के बराबर। कोस गैमा की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस, ये 1/4 के बराबर आ गया, प्लस माइनस 1/2। अब कोस की वैल्यू प्लस 1/2 भी है, माइनस 1/2 है। प्लस 1/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल है, और 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? 60 की। देखिए ये स्टूडेंट, ये 60 आ गया। अच्छा, अगर यहां से कोस गैमा माइनस 1/2 निकालें, ये सेकंड क्वाड्रेंट के साथ जाके वहां पे जाके ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल बनेगा 120 डिग्री। वो 120 इस ऑप्शन के अंदर मौजूद नहीं है, अदरवाइज इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं 60 और 120। 120 जो कि मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है 60 डिग्री, इसका आंसर आ गया। एक और एमसीक्यू देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ ओ पी इज लेंथ ऑफ 6 यूनिट। अच्छा, पी के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पहले, इससे पहले एक बात जरा सुन लें, अगर हमें वेक्टर गिवन हो तो वहां से हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो वहां से हम वेक्टर बना लेते हैं। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पहले हम ये पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। जो पोजीशन वेक्टर होता है वहां से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वहां से पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो पहले ओपी फाइंड करेंगे। इसका मतलब है ओपी के अंदर दो चीजें आती हैं। ओपी वेक्टर है, एक इसकी मैग्नीट्यूड होगी, साथ ओपी की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो 6 दी है, इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है। डायरेक्शन कहते हैं यूनिट वेक्टर को। तो उसने बताया है कि देखिए 6 लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ ओ पी की डायरेक्शन किसके साथ है? ओ आर के साथ। ओ आर की डायरेक्शन फाइंड कर लें, जो डायरेक्शन ओ आर की है वही ओ पी की होगी। तो ओ आर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन कहते हैं यूनिट वेक्टर को। अब यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। देखें ये वेक्टर दिया हुआ है, ये पॉइंट है। जब आप ओ आर वेक्टर बनाएंगे वो ये बनेगा 2i - j + 4j। इसकी यूनिट वेक्टर अगर इसका बनाएंगे वो ये आ जाएगा 2i - j + 4k, और इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 5 और 16 21। ये वो डायरेक्शन आ गई, बस हमने यहां पे लगा देनी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, यानी इसको ऊपर सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 12 - 6 + 24। वो कहां पे है? 12 - 6 + 24, ये आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये हमें अंडरस्टूड बात थी, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी थी सबके साथ, वो ये तो सेम थी। इसके हमें यहीं से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं ना। 4 + 1 5 + 16 21 × 20, वो चूंकि एक ही ऑप्शन के अंदर मौजूद था, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट के लिए वापस चलते हैं बोर्ड 1 पे। स्टूडेंट देखें, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स की मदद से हमने वेक्टर बनाना है। अगर वेक्टर ज्वाइनिंग देखें, वेक्टर है, 2 पॉइंट्स दिए, एक है x1 y1 z1, ये पॉइंट है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। वेक्टर कैसे बनाते हैं? ए बी, बी में से ए के पॉइंट्स को आपने माइनस करना है। जैसे देखिए x2 - x1, उसके साथ आई लगा देना है, प्लस y2 - y1 j लगा देना है, z2 - z1 k लगा देना है। ठीक है, इसी वेक्टर की इसी तरह मैग्नीट्यूड आ जाएगी x कंपोनेंट का स्केल प्लस y कंपोनेंट का स्केल प्लस z कंपोनेंट का स्केल। जब आपने वेक्टर बनाना है, नेक्स्ट में से पिछला माइनस करना है, यानी x2 पहले b का लिखना है, बाद में a का लिखना है। इस तरह दूसरा कंपोनेंट देखें, पहले b का लिखना है, बाद में पॉइंट आपने a का कोऑर्डिनेट लिखना है। सपोज करिए 2 3 4 है, a के कोऑर्डिनेट, b के हैं -130। हमने ए बी वेक्टर बनाना है। पता कैसे बनेगा? पहले b के लिखने -1 -2 साथ आई लगा दें, पहले बी के लिखने 3 -3 करेंगे, साथ ये लगा देना है, प्लस 0 0 में से ये माइनस करना है, के लगा देना है। ये आ गया -i + 0j -4k। ये आ गया वेक्टर जो हमने बनाया है। देखिए बी के पहले लिख रहे हैं, ए के बाद में लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरीके से हम 2 पॉइंट्स की मदद से वेक्टर बना लिया करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट देखें, रेशियो फार्मूला। अगर हमें इस तरह 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए ए और बी के, और हमें पता है एक पॉइंट सी है, फर्ज करें वो इसको किसी और रेशियो में डिवाइड कर m1 m2 रेशियो में, एक हम वेक्टर्स के अंदर रेशियो फार्मूला पढ़ेंगे, उस पर तो हम लगा लेते हैं। ये अगर पॉइंट्स की मदद से, तो कैसे करेंगे? m1 रेशियो m2, यानी इस तरह अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए ए और बी, ये पॉइंट दिए हुए इस तरह, तो ये रेशियो है m1 m2, ये रेशियो। तो इस तरह पहले इनके x कोऑर्डिनेट को, यानी जो उधर वाली रेशियो m2 वो इसके x कोऑर्डिनेट से और m1 उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो गई।
देखिए M1 जो है ना, ये B की M1 A की तरफ है, तो M1 ने B का एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट M1 है, A का कोऑर्डिनेट समझ लिए, बाकियों के साथ भी वैसे ही है। M2 ने इधर एक्स A के एक्स कोऑर्डिनेट से, M1 ने B के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होना, नीचे दोनों रेशियो का सम। अब दोबारा समझ लें, अगर फर्ज करें इसका कोऑर्डिनेट है y1, इसका है y2, M2 ने A के y कोऑर्डिनेट से और M1 ने B के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होना है, नीचे दोनों रेशियो का सम, इस तरह z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब सपोज करेंगे नीचे ये आगे एक एमसीक्यू दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। देखिए इन दो पॉइंट्स को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 में, यानी ये है A इधर है, B पॉइंट इधर है और ये 3:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी 2 ने A के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होना है। कैसे आएगा? 2 into 1। 3 ने B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होना है, नीचे दोनों रेशियोज का सम आ जाएगा। तो ये कितना बन गया? देखिए 2 + 6 8/5, उसका x कोऑर्डिनेट 8/5 आएगा C का जो पॉइंट है। अब इसका फर्ज करें आपने y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, 2 को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को B के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे 9। 4 + 9 13 और 13/5 आ जाएगा। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके x z कोऑर्डिनेट, 2 3 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12, 6 और 12 18/5। ये इस तरीके से जो पॉइंट होगा जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा वो आ जाएगा। तो रेशियो फार्मूला इस तरीके से अप्लाई किया करेंगे। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड में। अच्छा स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हमने ये टॉपिक करने लगे हैं वेक्टर्स को किस तरह आपस में मल्टीप्लाई करें। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें अगर इनको, इनके दो रिजल्ट्स आते हैं। बाज दफा दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई के आंसर एक स्केलर बना देते हैं। तो हम सबसे पहले स्केलर को डिस्कस करने लगे। इसे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इसका नाम एक होता है इनर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज इनर प्रोडक्ट। अब देखिए इसका ये फार्मूला है, a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। अच्छा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा इनके दरमियान एंगल होता है। एक और बच्चे देखे बात, इस थीटा की रेंज, एंगल की रेंज 0 से पाई के दरमियान होगी। वेक्टर्स के अंदर जो एंगल की रेंज है वो फ्रॉम 0 टू पाई होती है। अच्छा ये देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, एक वेक्टर ए एक बी है, इसका एक्सप्रेशन डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन देखें कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अगर दो वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए उनको हम किस तरह मल्टीप्लाई करें? देखिए A1 B1 इनके x कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें प्लस y कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें और z कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से x कंपोनेंट का प्रोडक्ट, y कंपोनेंट का प्रोडक्ट, z कंपोनेंट, इनका सम, ये a डॉट b है। अच्छा स्टूडेंट देखिए इसी तरह बच्चों i डॉट j डॉट k डॉट i, ये चूंकि i j पर परपेंडिकुलर है, j k पर परपेंडिकुलर, k i पर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ये 1 के बराबर होता है। अच्छा देखिए इसकी रीजन ये है, a डॉट a जो है ना ये a मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाता है, तो i डॉट i करेंगे ये i मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा। i मैग्नीट्यूड 1 का स्केयर 1, ये आ जाएगा। अब इसके बाद है डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जो डॉट प्रोडक्ट होती है ये कम्यूटेटिव होती है, a डॉट b लिख लें या b डॉट a लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए स्टूडेंट इसके बाद ये cos थीटा, जो हमने ये इनमें से डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये जो एंगल आता है बाद cos थीटा, ये होता है a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर a को a मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, a यूनिट वेक्टर, वेक्टर b को b मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, वो b यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये भी इसकी एक है प्रॉपर्टी कि अगर दोनों के यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लें तो वो cos थीटा के बराबर आ जाता है। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट देखें प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन दी अदर, एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन। अच्छा एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। जिस पर प्रोजेक्शन निकालेंगे उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया a डॉट b ओवर b मैग्नीट्यूड, ये b यूनिट वेक्टर आ गया। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, जिस वेक्टर पर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी होती है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तब भी आ जाती। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b ऑन a क्या होगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड, a वेक्टर डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर, इसको भी b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कर दो फार्मूला थे प्रोजेक्शन के, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में और उनकी सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। दो वेक्टर, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 7 है
two vectors A and B are perpendicular if and only if A dot B is equal to 0, यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, या डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे. वर्क डन, ये W इज इक्वल टू F डॉट डी, ये भी डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, हम जो वर्क डन निकालते हैं वो डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकालेंगे. फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर देखें स्टूडेंट, ये है पॉइंट नंबर 9. ए प्लस बी वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर सम की, और उनके डिफरेंस की मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर की ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड कब बराबर होगी? इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी. देखें इसके बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. अच्छा, ये स्टूडेंट वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल निकालना है. वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो फाइंड आउट करेंगे किस तरीके, इसके तीन फार्मूलाज हैं. हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से भी एंगल के निकाल लिया करेंगे, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड. अगर हमें वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है, उसका डॉट प्रोडक्ट मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को डॉट प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तब भी इससे एंगल निकालेगा. अच्छा, तीसरा फार्मूला ये है, अगर एक वेक्टर दिया हुआ आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, हमने एंगल निकालना है उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, तो ये आएगा टेंजेंट थीटा वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट. इस तरीके से भी निकाल लेंगे. अब स्टूडेंट चलते हैं वापस बोर्ड नंबर 1 पे. स्टूडेंट एमसीक्यू देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ओ पी एंड ओ क्यू, इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है. अच्छा, दो अगर वेक्टर दिए इनके दरमियान एंगल कैसे फाइंड करते हैं? इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें पहले. देखिए एंगल का ये फार्मूला होता है, दो वेक्टर्स का जो एंगल फाइंड करने का वो फार्मूला ये होता है, कोस ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड, इनकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है. ए डॉट बी करेंगे जब, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके आई डॉट आई 1, आगे 0 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा. नीचे ए की मैग्नीट्यूड, इसकी तो ओ पी की फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 और सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओवर अंडर 2, और इसका आंसर आ गया 45 डिग्री. नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे ऑन द वेक्टर आई माइनस जे. अच्छा, प्रोजेक्शन का इस वेक्टर पर फाइंड करना है. यानी ये फर्ज करें वेक्टर ए है, ये वाला हमारे पास वेक्टर बी है, इसका फॉर्मूला ये होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड. देखिए ए डॉट बी पहले करें, आई डॉट आई का कोएफिशिएंट को करें 1, इसी तरह देखो 1 इंटू 1, आई का कोएफिशिएंट आई से प्लस जे का कोएफिशिएंट जे से, और नीचे आ जाएगी बी मैग्नीट्यूड की, इसकी बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो 2 आ गई. जब ऊपर 0 आ गया, नीचे जो आंसर आ गया 0, यानी इस वेक्टर का उस वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होगा? 0 होगा इसका प्रोजेक्शन. यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो वो जो प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0. अच्छा, इसी तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, 3 इंटू 4 12, आगे जे यहाँ है ही नहीं, जे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट के को करें डायरेक्ट, 7 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी इसकी 7 अल्फा इज इक्वल टू 12, और अल्फा की वैल्यू आ गई 12 ओवर 7. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के बराबर. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको निकाले. अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, ये है if A cross B magnitude is equal to A dot B, then the angle between the vectors. अच्छा, दोनों मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल है तो इनकी आपने देखें ये बात आप जानते हैं, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A डॉट B मैग्नीट्यूड, इनका डिवीजन, इनकी रेशियो किसके बराबर हुई? टेंजेंट थीटा. ये दोनों तो बराबर है, दोनों तो इक्वल है, इक्वल होने का मतलब है टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1. अगर आप ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कहें, वो ए बी साइन थीटा और ये बनेगी ए बी कोस थीटा. अच्छा, ए बी से कैंसिल होगा, साइन ओवर कोस tan बच जाएगा. टेंजेंट 1 किस पर वैल्यू होती है? 45 डिग्री की. इसका आंसर आ गया π/4. अब दूसरे एमसीक्यूज देखें, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी है, ए डॉट बी की दी है, तो हमने यही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे जो अभी ऊपर लगाए, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए डॉट बी. अच्छा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड कितनी है? √3/2, और ये वैल्यू कितनी दी है? 1/2. 2 से कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? √3. √3 किस एंगल की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की. इसका मतलब है जो थीटा होगा वो किसके बराबर आएगा? वो 60 डिग्री के बराबर आएगा. एक और एमसीक्यू देखें, द एंगल ऑफ द वेक्टर
विद एक्स एक्सिस का एंगल फाइंड, उसका एंगल फाइंड करना है वेक्टर का। तो जो एक्स एक्सिस का एंगल होता है वो ये होता है, अगर हमें टेंजेंट थीटा निकालना है, ऊपर वाई का कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आएगा √3, नीचे 3 आ जाएगा, यानी ये 1/√3 के बराबर आ गया। और 1/√3 टेंजेंट के किस एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। अब आपने स्टूडेंट देखें, अगर हमें दो वेक्टर दिए हो उनके दरमियान कैसे एंगल फाइंड करते हैं। अगर हमें एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी हो तब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और एक और हमने एमसीक्यू किया, एक वेक्टर दिया उसका एक्स एक्सिस का एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट अब देखें, इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये ए क्रॉस बी जो एन यूनिट वेक्टर है ना, ये इस तरह इन दोनों पर ये परपेंडिकुलर होता है। एन यूनिट वेक्टर, ये ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए है, ये बी है। एन यूनिट वेक्टर इन पर दोनों पर, वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। जो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, अगर एक वेक्टर ए टू बी जा रहे हो, ऐसे ए वेक्टर है, हम बी के एक वेक्टर ए टू बी जा रहे हैं, हम राइट हैंड रूल से इसको इस तरह फाइंड करते हैं। अगर ए टू बी मल्टीप्लाई करेंगे, अपना राइट हैंड वेक्टर ए के साथ रखेंगे और उसको वेक्टर बी के साथ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। देखिए जब फिंगर को कर्ल करेंगे बी के साथ, थंब की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, यानी उस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वेक्टर ए क्रॉस बी की, हमें उसकी डायरेक्शन उसकी मिल जाएगी। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, ये इसमें ये ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर आता है जो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, बल्कि जिस प्लेन के अंदर ए और बी आ रही होती है उस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए, ये वेक्टर एन यूनिट वेक्टर वो ए क्रॉस बी के साथ होता है, ये दोनों ए और बी पर परपेंडिकुलर होता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें। अगर एक वेक्टर ए कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर बी कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करेंगे। पहली रो में लिखेंगे आई जे के, फर्स्ट में ए के कंपोनेंट, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ये डिटर्मिनेंट फार्मूला ए क्रॉस बी के लिए है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया करेंगे, इसका आंसर भी आई जे के फॉर्म में आएगा, तो वो आई जे के की फॉर्म में आएगा, इसलिए ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर होगा। अच्छा, इसके लिए देखें आगे प्रॉपर्टीज के मजीद। अगर आई क्रॉस जे, आप ऐसे साइकिल बना लें, ये साइकिल अगर आई जे के इस तरह एक डायरेक्शन में बना लें, आई क्रॉस जे करें तो के बराबर, अगर जे क्रॉस के करें वो आई के बराबर, के क्रॉस आई करेंगे वो जे के बराबर। लेकिन अगर इस डायरेक्शन के उलट चलेगी, जे क्रॉस आई करेंगे वो माइनस के बराबर, आई क्रॉस के करेंगे वो माइनस जे के बराबर, के क्रॉस जे करेंगे वो माइनस आई के बराबर, इस तरह आ जाएगा। इसके बारे में मजीद पॉइंट्स देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जीरो वेक्टर के बराबर होता है। हर वेक्टर का उसके अपने साथ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट वो जीरो वेक्टर आता है। अच्छा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए की इक्वल होता है। ए क्रॉस बी और जो है बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं आता, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती क्रॉस प्रोडक्ट। फिर देखें, ए क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर आ जाए, इसका मतलब ये होता है ए और बी जो वेक्टर है वो कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ये ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और ये वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। फिर ए क्रॉस बी की एक और एप्लीकेशन देखें, इसकी मदद से हम एरिया ट्राइंगल का निकाल लेते हैं। ए बी ऐसे अगर ट्राइंगल लिखी हुई है, ऐसे बनी हुई है ए बी सी, तो हम वेक्टर बनाएंगे, ए बी वेक्टर बनाएंगे, किसी दो साइड्स का वेक्टर बना के उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे, वो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरह इसकी मदद से पैरेललोग्राम का भी एरिया इससे आ जाता है। अगर ए बी सी इस तरह, ए बी सी ऐसे इस तरह पैरेललोग्राम हो, तो ए बी वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह ए बी और बी सी वेक्टर बना लें, ए बी बी सी किसी दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर बना के उनका क्रॉस करके उनकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। पैरेललोग्राम के अंदर हाफ नहीं करना, हाफ तब करते चूंकि यहाँ से दो ट्राइंगल बन जाती है, अब मैं आधी हाफ पैरेललोग्राम के एरिया निकाल लो, यानी ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, यहाँ वैसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उसके एरिया के बराबर आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये एक एमसीक्यूज है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे एंड आई माइनस के। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन पर परपेंडिकुलर, पहले इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आप ये डिटर्मिनेंट ले लें। पहली रो में आता है आई जे के, अब इसके पहले वेक्टर के कॉम्पोनेंट लिखेंगे, आई इसके कॉम्पोनेंट 1 1 0, इसके लिखेंगे 1 0 -1, इसे एक्सपेंड इसको कर लें, इसे एक्सपेंड करें, ये रो ये कॉलम छोड़ दें, -1 -0 माइनस जे आएगा,
अब ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -1, फिर इसके बाद 0 आ गया, -1 और -0। फिर इसी तरह ये देखिए जब के करेंगे ये 0 -1 आ जाएगा, और ये इस तरह वेक्टर आ गया -i प्लस j और -k। ये ऐसा वेक्टर होगा जो इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको चेक करना हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करेंगे, इसका इसके ये इस पर भी परपेंडिकुलर, ये वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें। अगर करेंगे इसका i का कोएफिशिएंट लिखेंगे, देखिए -1 +1 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अगर इसका साथ लेंगे देखिए इसका आएगा -1 फिर इससे +1 फिर 0 आ जाएगा, यानी ये दोनों वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर, ये वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट ने चलते हैं वापस बोर्ड नंबर 1 पे। अब स्टूडेंट देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे, इसका सिंबल ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। किसी दो वेक्टर्स में क्रॉस लगा लेते हैं या एक जगह डॉट लगा लेते हैं। अच्छा, इसको इस तरह भी डिनोट कर देते हैं ए बी सी, और इसका फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट वेक्टर के लिखते हैं इस तरह कंपोनेंट डिटर्मिनेंट में, दूसरे वेक्टर के, तीसरे वेक्टर के, इस तरह ये डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, तीनों वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे, सिर्फ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है। तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करनी होगी, हम उन तीनों वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट बना लिया करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज देखें, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, 4 पॉइंट्स है वो कोप्लेनर होंगे अगर इनका इस तरह ए बी बी सी सी डी 3 वेक्टर बनाए 4 पॉइंट्स की मदद से, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो पॉइंट जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, अगर 0 आ जाए इसका मतलब होता है कि वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर है। यानी अगर वे 3 वेक्टर लें, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करें और वो 0 आ गए, इट मींस वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए डॉट सी क्रॉस बी, ये आपस में इस तरह इक्वल नहीं होती। जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो साइक्लिक होती है, वो इस तरह, यानी अगर हम एक साइकिल बनाएं ए बी और सी इस तरह, यानी ये देखें ये बनेगा, नीचे लिखी हुई साइकिल ए डॉट बी क्रॉस सी, बी से स्टार्ट के बी डॉट सी क्रॉस ए, फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। देखिए पहले फिर दोबारा देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये देखिए बी से शुरू करें, बी डॉट सी क्रॉस ए, बी सी ए बी, इस तरह ए बी सी ए बी। ये नॉन साइक्लिक है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं हुई। अच्छा, ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आती है अगर साइक्लिक होगी तो। एक और चीज इसमें, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, जो पैरेललोपाइप्ड होती है उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वॉल्यूम उसके बराबर होता है। जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये उसका आंसर उतना आता है जितना वो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम होता है। ये उसके एजेस के जो कोटर्मिनस एजेस हैं उनके वेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह हम अगर पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना आएगा, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया करेंगे, उसके बराबर आएगा। इस तरह टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम वो इसका 1/6 होता है। अच्छा, एक और बात देखिए स्टूडेंट, ये जो आपने बात याद रखी, यहाँ पर जो क्रॉस को हम पहले सॉल्व करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करते हैं डॉट को। एक चीज इसके अंदर मीनिंगलेस आती है, अगर ऐसे लिखा हो ए डॉट बी डॉट सी, ये वेक्टर्स के अंदर मीनिंगलेस होता है, इसका कोई आंसर नहीं आता। जब 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, एक डॉट होता है एक क्रॉस होता है, पहले क्रॉस को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद डॉट को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों डॉट आ जाए ये मीनिंगलेस चीज है। दोनों क्रॉस पॉसिबल है 3 वेक्टर के दरमियान, लेकिन दोनों डॉट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये देखिए अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, इसका डिटरमिन बाय, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये देखिए इसका वॉल्यूम इसके बराबर आएगा, हमने ये डिटरमिनर बनाएंगे 2 3, ये 0 हो गया, इसके बाद आएगा 0 6 -2, ये कॉम्पोनेंट लिख रहा हूँ 2 3 0, ये 0 6 -2, तीसरा है -3 और 3 और 0। अच्छा, इसको ना सिंपलीफाई कर लें, इसको एक्सपेंड कर लें। देखिए ये एक्सपेंड, ये कॉलम ये हो गया 6 0 0, ये 0 हो गया, -6 वो फार्मूले से +6 हो जाएगा, इसके बाद -3। अब ये -3 के लिए दूसरा कॉलम गया, पहली रो हो गई, ये 0 खत्म हो गया, ये +6 वो फार्मूले की वजह से -6 आ गया दरमियान में, और तीसरा तो आंसर वैसे ही 0 आ जाएगा। ये 12 हो गया, ये +18,
और इसका आंसर आ गया 30। सिर्फ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, इसकी एक्सपेंशन देके आंसर 30 आ गया। तो अगर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, वही उसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। देखें स्टूडेंट, ये एक इसके अंदर एक फोर्स दी हुई है एफ और पास थ्रू द पॉइंट ए, और हमने मोमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड करना अबाउट द पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स ये आर क्रॉस एफ के बराबर होती है। आपने पहले आर वेक्टर बनाना है जिसके अबाउट फाइंड करना हो, ये पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। फर्ज करें ये पॉइंट बी है, बी के अबाउट हमने फाइंड करना है। हमने ऐसे वेक्टर बनाना है बी ए, जिसके अबाउट फाइंड करना है उसको पहले लिखना है। यानी ए माइन, देखें इसको करें 2 - 2 0 आ गया, ये आएगा। अब -2 -1, जब -2 में से ये माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये देखें वो +1 हो जाएगा। ये 5 - 3, ये किया आ गया, ये 0 हो गया, ये -j+2 के, ये आर आ गया। अच्छा ये आर, अब स्टूडेंट में देखें ये होता है मोमेंट आर क्रॉस एफ, इनके अंदर है ये आई जे और के। आर जो है वो 0 -1 2, और एफ जो है ना वो है 4 0 -3। ये इससे एक्सपेंड कर लें, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका आंसर इसका आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ फोर्स इसके बराबर आएगी। तो अब ये वेक्टर है, देखें इसको आप आई के पहली फर्स्ट रो के लिहाज से एक्सपेंड, ये कॉलम रो और ये कॉलम छोड़ दें, 3 -0 -j, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, 0 -8 प्लस के, ये जो 0 -4 वो +4 हो जाएगा। यानी आ गया 3i + 8j + 4k, ये इसका आंसर है 3 8 और 4, और ये आंसर इसके अंदर मौजूद है 3i + 8j + 4k। इसका ये मोमेंट ऑफ द फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये i j k की फॉर्म में आता है। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब देखें वैल्यू ऑफ k सच दैट द वेक्टर द आर कोप्लेनर। अच्छा ये k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वेक्टर कोप्लेनर हो, वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना लें। देखिए ये k -4 5, दूसरा है 2 -3 6 0 -1 -1, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनके एक्सपेंड इन्हें कर लें। k अब फर्स्ट रो के लिहाज से एक्सपेंड करें, ये रो ये कॉलम छोड़ दें, 3 + 6, इसके बाद +4 आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, -2 -0 +5। अब आपने क्या करना है, +5, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दे, -2 -0, ये आ गया। देखें इस सारे प्रोडक्ट को चूंकि कोप्लेनर है 0 के बराबर रख लें, ये हो गया 9k -8 -10 = 0। ये 9k = 18, और k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई k की वैल्यू। तो ये इस तरीके से हमने इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर रखा, वहां से हमने k की वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब देखें एक एमसीक्यू जो वहां पे रेशियो फार्मूले वाला शुरू में करवाया था, वो पॉइंट्स के मतलब रेशियो फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया था। अगर वेक्टर दिए उनके पोजीशन वेक्टर गिवन हो, ये ई और एफ ये 2 पॉइंट्स हैं, ई का पोजीशन वेक्टर है 2i, इसका और इसका एफ क्या है 3i - j, रेशियो दी है 2:5। हमने इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। देखिए इसके कैसे है, इधर रेशियो इसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 2i + 2 × 3i - j, और नीचे दोनों रेशियोज का सम आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 10 + 10i + 6i - 2j, और डिवाइडेड बाई आ गया 7। अब देखिए 10 और 16 16/7 -2/7, 16/7i - 2/7j, इस तरीके से आ गई ये रेशियो। जब ये ऐसे रेशियो वेक्टर दिए हो पोजीशन वेक्टर एंड पॉइंट्स के दरमियान में कोई पॉइंट आ जाए जो गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, इधर रेशियो इससे मल्टीप्लाई करें, इधर रेशियो इसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, नीचे दोनों रेशियोज का सम। तो ये स्टूडेंट था चैप्टर नंबर 7, जिसके आपने टॉपिक्स और डिस्कस, आपने सारे टॉपिक डिस्कस किए, सारे एमसीक्यूज आपने डिस्कस किए। अब स्टूडेंट आपसे मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो हम इसके टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।